द्वितीय विश्व युद्ध को इतिहास का सबसे विभत्स युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध की वेदना की करुण पुकार आज भी जापान जैसे कुछ देशों में सुनी जा सकती है। साल 1939 से शुरू होकर 1945 में समाप्त होने वाले इस युद्ध में 30 से ज्यादा देशों के 100 मिलियन लोग शामिल थे, और जिसमें से लगभग 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए थे। इतने बड़े पैमाने पर होने वाले इस नरसंहार के कारण ये आज तक मानव इतिहास के सबसे घातक संघर्षों में शुमार किया जाता है। लेकिन देखा जाए तो असल खेल युद्ध के बाद शुरू हुआ। दरअसल हुआ यूं कि युद्ध के बाद 2 सम्मेलन हुए, पहला याल्टा सम्मेलन और दूसरा पोट्सडम सम्मेलन। इन दोनों सम्मेलनों का मकसद युद्ध के बाद क्षतिग्रस्त यूरोपियन देशों का पुनर्निर्माण करना था। हालांकि दोनों ही सम्मेलनों में अमेरिका, सोवियत संघ सहित अन्य शक्तियों के बीच ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने अधीन रखने के लिए नूरा कुश्ती छिड़ गई, और इस नूरा कुश्ती ने युद्ध में पराजित जर्मनी का पूरी तरह से बंटाधार कर दिया। इसके अलावा तत्कालीन शक्तियों ने एशियाई देशों के साथ भी समझौते किए, और इन एशियाई देशों के साथ किए गए समझौते के तहत अमेरिका ने थाईलैंड के साथ सुरक्षा समझौता किया। ये समझौता काफी अरसे तक दोनों ही देशों के सुरक्षा संबंध का आधार बना रहा, लेकिन हाल के वर्षों में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि थाईलैंड अपने रक्षा संबंधों को बनाने में अमेरिका की बजाय चीन को अधिक तरजीह दे रहा है। और थाईलैंड के इस कदम से अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। इनमें सबसे पहला सवाल तो ये है कि थाईलैंड के चीनी खेमे में जाने की आखिर वजह क्या रही, इसके क्या परिणाम होंगे, और इस सब के अलावा अमेरिका थाईलैंड के संबंधों पर भी नजर डाल लेना हमारे लिए अहम होगा। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो अगर अमेरिका थाईलैंड के संबंधों की बात करें तो अमेरिका ने साल 1962 में थाईलैंड के साथ थाना ट्रस्ट समझौते को अमली जामा पहनाया था। दरअसल इस समझौते में निहित प्रावधानों में शीत युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट खतरे के खिलाफ थाईलैंड की रक्षा करने के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। समझौते में निहित प्रावधानों का पालन अमेरिका ने पूरी निष्ठा से किया और काफी समय तक थाईलैंड का प्राथमिक सुरक्षा भागीदार रहा। हालांकि अमेरिकी सुरक्षा के बदले थाईलैंड ने भी अमेरिका को काफी कुछ दिया। थाईलैंड ने 1965 से 1972 तक चलने वाले वियतनाम युद्ध में अमेरिकियों की सहायता के लिए 37,000 से अधिक थाई सैनिकों को भेजा था। इसके साथ ही पूरे इंडो चीन में बमबारी करने वाले अमेरिकी लड़ाकू विमानों के लिए अपने हवाई अड्डे भी खोल दिए थे। अमेरिका और थाईलैंड के बीच रक्षा संबंधों का सिलसिला शीत युद्ध के बाद भी बदस्तूर जारी रहा। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और थाईलैंड के रक्षा संबंधों में और मजबूती की प्रवृत्ति देखी गई, और इस कड़ी में अमेरिका ने साल 2003 में थाईलैंड को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया। साथ ही दोनों देशों ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास श्रृंखला की सह मेजबानी भी की। तो चलिए अब थाईलैंड अमेरिका संबंधों की पृष्ठभूमि जान लेने के बाद अब थाईलैंड के चीनी खेमे में जाने के पीछे कारणों को भी हम जान लेते हैं। तो दरअसल थाईलैंड का चीनी खेमे में जाना कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि ये एक लंबी और सतत प्रक्रिया है। दरअसल राजनीतिक मामलों के जानकार इसकी शुरुआत साल 2014 से मानते हैं। वो इसे उस दौरान थाईलैंड में हुए सैन्य तख्तापलट से जोड़कर देखते हैं। इस सैन्य तख्तापलट के कारण थाईलैंड की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंका गया था। तख्तापलट की वजह से अमेरिकी थिंक टैंक थाईलैंड के सैन्य सरकार पर बुरी तरह नाराज हो गया, और आलम ये हुआ कि अमेरिका ने थाईलैंड के साथ सैन्य सहयोग सीमित कर दिया, और साथ ही थाईलैंड के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास के आकार को भी काफी कम कर दिया। इसके अलावा थाईलैंड को दी जाने वाली सैन्य सहायता में भी 3.5 मिलियन की कमी कर दी। अमेरिका की इस पहल ने उनके रिश्तों को कमजोर किया, और यहीं से दोनों देशों के संबंधों में गिरावट का दौर शुरू हो गया। थाईलैंड अमेरिका रक्षा संबंधों में गिरावट ने थाईलैंड की सुरक्षा संबंधी आवश्यकता के लिहाज से एक शून्य की स्थिति उत्पन्न कर दी। तो अब जैसा कि चीन अक्सर ही ऐसे मौकों की तलाश करता है, तो अवसर मिलते ही उसने शून्य को भरने के लिए तत्काल अपने कदम बढ़ा दिए, और चीन के इस कदम के परिणाम दोनों देशों के बीच के संबंधों के 2 क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। इनमें से पहला क्षेत्र है हथियारों की बिक्री।
दरअसल ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां चीन धीरे धीरे थाईलैंड में अपने पांव जमा रहा है। शीत युद्ध के बाद जहां अमेरिका थाईलैंड का प्राथमिक हथियार आपूर्ति करता रहा था, वहीं चीन ने 2016 से इस स्थान पर कब्जा कर लिया है। और अगर आंकड़ों की माने तो 2016 और 2022 के बीच थाईलैंड को अमेरिका से 207 मिलियन की तुलना में चीन से $394 मिलियन से ज्यादा के हथियार प्राप्त हुए। इस मामले में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार साल 2014 से चीन से थाईलैंड को किए गए हथियारों के निर्यात में पनडुब्बी, एंटीशिप मिसाइल, वायु रक्षा प्रणाली और बख्तरबंद वाहन शामिल हैं। हालांकि चीन से हथियार आयात करने के संबंध में थाईलैंड का तर्क है कि चीनी हथियार अमेरिका की तुलना में सस्ते पड़ते हैं और इससे कम बजट पर थाईलैंड अधिकतम रक्षा क्षमताओं को हासिल कर सकता है। थाईलैंड में चीन के बढ़ते प्रभाव का दूसरा नमूना द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास के क्षेत्र में देखा जा रहा है। हाल के वर्षों में चीन और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की संख्या में विस्तार हुआ है। साल 2017 में दोनों देशों के बीच जहां केवल एक अभ्यास किया जाता था, वहीं 2023 में ऐसे अभ्यासों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है और इन अभ्यासों में भूमि, समुद्री और हवाई तीनों ही क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि अमेरिका अभी भी थाईलैंड के साथ अधिक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण और रक्षा वार्ता आयोजित करता है और साथ ही चीनी अभ्यास की तुलना में ये ज्यादा परिष्कृत भी हैं। लेकिन चीन धीरे धीरे अमेरिकी एकाधिकार में सेंधमारी कर रहा है। चीन के थाईलैंड में बढ़ते कदमों के कारण अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का अंदेशा है कि अमेरिका अब महज चंद दिनों तक ही थाईलैंड का प्राथमिक सुरक्षा भागीदार बना रह सकेगा। दरअसल उनकी यह आशंका थाईलैंड के साथ रक्षा संबंध बढ़ाने के चीनी प्रयासों और थाईलैंड की घरेलू राजनीति द्वारा दी जा रही चीन को तरजीह के कारण जताई जा रही है। इसके अलावा थाईलैंड और अमेरिकी संबंधों की जटिलता को देखते हुए इस बात की हमेशा संभावना बनी हुई है कि चीन लंबे समय में थाईलैंड के प्राथमिक सुरक्षा भागीदार के रूप में अमेरिका का स्थान ले सकता है। हालांकि थाईलैंड में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण अमेरिकी थिंक टैंक को भी अब चिंता होने लगी है कि कहीं इसके कारण दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिकी प्रभाव कम न हो जाए। थाईलैंड में चीन के बढ़ते प्रभाव का परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो लगभग तय मानी जा रही है, वो ये कि दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिका अपना एक परंपरागत मित्र खोने की कगार पर है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में सामरिक लिहाज से अमेरिकी हितों के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। तो व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। क्या एशिया में अमेरिका का प्रभाव घट रहा है और चीनी वर्चस्व बढ़ता जा रहा है? थाईलैंड के परिप्रेक्ष्य में इस कथन की समीक्षा कीजिए।